जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस रिवीजन यूनिट। All the students are welcome in my lecture. Dear student, good morning. In our today's work, today I am going to discuss or explain about 3 questions. First one is why is the international deadline drawn zigzag? Second one, who is Fidel Lord? And third one is dynasties. So in our first question, why is the international deadline drawn zigzag? सभी 7th स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग रिवीजन के अंतर्गत 3 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये हमारी जो इंटरनेशनल डेडलाइन है, जिसे हमने पहले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था। देयर आर 2 लाइन्स, डेडलाइन है ना, और इंटरनेशनल ग्रीनविच लाइन, या है ना। तो अब ये इंटरनेशनल जो डेडलाइन है 180 डिग्री, इट इज ड्रॉन 180 डिग्री, 180 डिग्री के इंटरनेशनल ये जो आपका लॉन्गिट्यूड्स है। अब वाई इट इज ड्रॉन इन जिगजैग? अब जिगजैग के अंतर्गत क्यों खींची जाती है? जिगजैग का मतलब नॉट दिस वन, जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी। आखिर ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींची जाती है, उसके पीछे क्या कारण है? व्हाट आर द रीजन्स ऑफ दैट? तो देखिए, यहाँ इंटरनेशनल डेडलाइन पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशन। देखो, सबसे पहली बात तो ये हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो डेट तारीख की लाइन है वो पैसिफिक ओशन से होकर गुजरती है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि यह लाइन है पासेस ओवर द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। देयर आर मेनी आइलैंड्स इन दिस ओशन। इस ओशन के अंदर बहुत सारे आइलैंड हैं। देयर आर मेनी आइलैंड इन दिस ओशन। इस ओशन के अंदर बहुत सारे आइलैंड हैं। सम ऑफ दीज आइलैंड्स आर इन द ईस्टर्न। कुछ ऐसे पार्ट हैं जो ईस्टर्न पार्ट में हैं, एंड सम आर इन वेस्टर्न साइड ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। इस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के कुछ ईस्टर्न पार्ट में है और कुछ वेस्टर्न पार्ट में है। मतलब कुछ इसके पूर्व भाग में है और कुछ इसके पश्चिमी भाग में है। इफ द इंटरनेशनल डेडलाइन इज ड्रॉन स्ट्रेट, यदि हम ये जो है वो सीधी खींचें तो कई कंट्री के जो टापू होते हैं वो कहीं इधर रह जाएंगे, कहीं इधर रह जाएंगे। तो दैट कंट्री गेट वेरी प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक ही कंट्री में 2 डेट चलेगी। तो देन एन आइलैंड विल हैव 2 days। एक ही आइलैंड के ऊपर 2 दिन होंगे एंड 2 dates। एक ही कंट्री के अंदर एक ही आइलैंड के ऊपर 2 दिन और 2 dates होगी। ऑन द सेम डे, एक ही दिन के अंदर 2 days
दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ टाइम। अब यहाँ क्या होगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी वो होगी टाइम की। एक ही देश के अंदर, एक ही एरियाज के अंदर दो तरह की डेट होगी और दो तरह का समय होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से आती है, प्रशासनिक प्रॉब्लम आती है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। सो दिस लाइन इज ड्रॉन कीपिंग द लैंड ऑफ द आइलैंड असाइड एंड द लाइन इज ड्रॉन ओनली ओवर द ओशियनिक एरिया। इसलिए इसी बात को ध्यान में रख करके इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना हो, इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख करके इसको जिग जैग लाइन बनाएंगे। जैसे हमने हमारे यहाँ एक पहले हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, हमने स्टैंडर्ड टाइम की बात। स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों थी वो आपको जैसे बता दिया था कि किसी भी कंट्री के अंदर एक ही दिन में अलग अलग समय अगर होगा, अलग अलग दिन होगा या अलग अलग डेट होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले टाइम जिसका मैनेज करना, ट्रेन का टाइम, प्लेन का टाइम, क्योंकि एज वी एवरीवन नो, सब हम जानते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने में 4 मिनट लगते हैं अर्थ को। तो मान लो जो एक लाइन यहाँ आ रही है, इसके लाइन 4 मिनट पहले डे हो जाता है, इसके बाद ये 4 मिनट बाद वाला ये एरिया, फिर ऐसे करते करते हर लॉन्गिट्यूड्स के अंदर अलग अलग टाइम होता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंटरनेशनल डेडलाइन ड्रॉन इन जिगजैग में, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये हमारी देखो इंटरनेशनल लाइन है, 180 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड। तो वापस से इसको ध्यान रखना, देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन पासेस ओवर द पैसिफिक ओशन। अंतर्राष्ट्रीय जो तारीख लाइन है, डेट लाइन है, वो पैसिफिक ओशन से होकर गुजरती है। देयर आर मेनी आइलैंड, वहाँ बहुत सारे आइलैंड हैं इन दिस ओशन, इस ओशंस के अंदर। Some of these islands are in the eastern and some are in the western side of 180 degree longitude। इस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के कुछ ईस्ट पार्ट में है और कुछ वेस्ट पार्ट में है। इफ द इंटरनेशनल डेडलाइन इज ड्रॉन स्ट्रेट, यदि हम इंटरनेशनल इस लाइन को हम सीधा खींच लेते हैं, then an island will have 2 days and 2 dates। एक ही आइलैंड के ऊपर 2 डेट होती और 2 दिन होते हैं अलग अलग, एट द सेम डे, एक ही दिन के अंदर। दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ टाइम, और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो टाइम की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। So this line is drawn keeping the land of island aside and the line is drawn only over the oceanic area। इसीलिए देखिए जो लाइन है लैंड और आइलैंड असाइड अलग रखा गया है, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया गया, एक ही भाग में रखा गया और ओनली ओवर, इसीलिए दिस इंटरनेशनल डेडलाइन ड्रॉन इन जिगजैग मैनर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आज का। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज फेड्यूल लॉर्ड्स और लैंडलॉर्ड। आपने नाम सुना होगा जमींदार जागीरदार। फेड्यूल लॉर्ड्स किसे कहा जाता है या लैंडलॉर्ड किसे कहा जाता है। द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइड इनटू डिफरेंट प्रोविजन। देखो पहले बड़े बड़े जो राज्य थे वो कई भागों में बांटे गए, मोस्टली 3 पार्ट्स थे, है ना, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए। जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, एक व्यक्ति को ऐसा रखा जाए जो रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा तक पहुंचाए।
द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोविजन वॉज कॉल्ड लैंडलॉर्ड और फेडरल लॉर्ड। और तीसरा वर्ड है सामंत। जो व्यक्ति उस प्लेस के ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करता था और वो रेवेन्यू राजा तक पहुंचाता था, अपने राजकोष में पहुंचाता था, जो ये फैसिलिटीज जिसको दी, ये जो वर्क जिसे दिया जाता था, दैट इज कॉल्ड फेडरल और सामंत और लैंडलॉर्ड। द लैंडलॉर्ड गेव सम पोर्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये लैंडलॉर्ड क्या करता था? लैंडलॉर्ड गेव सम पोर्शन, कुछ भाग, ऑफ लैंड रेवेन्यू, भूमि कर जिसको हम बोलते हैं, याद रखें भूमि कर, जमीन का जो कर होता था वो कुछ भाग राजा को देता था। ही केप्ट रेस्ट विद हिम, और बचा हुआ भाग उसके पास रखता था। आउट ऑफ विच ही मेंटेन एन आर्मी, और उस रेवेन्यू में से वह आर्मी को मेंटेन करता था। ही सेंट हिज आर्मी वेन एवर द किंग नीडेड हेल्प, और वह आर्मी जब राजा को कहीं युद्ध में जरूरत होती थी तो उस समय वो भेजता था। तो देखिए हु इज फेडरल और लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड किसे कहा गया, फेडरल किसे कहा गया? तो देखिए यहाँ द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोविजन। प्राचीन समय में देखो हमारे जिस तरीके से आज हमारे यहाँ पे स्टेट में बदल रखा है, स्टेट में पार्ट कर रखा है, ऐसे प्राचीन समय में बहुत ही छोटे मोटे कई स्टेट में बटा हुआ था। जो बड़े बड़े स्टेट थे अपनी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए उन्होंने प्रोविज़न में बांट रखा था, कुछ उपभाग कर रखे थे। तो वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइड इनटू डिफरेंट प्रोविज़न, डिफरेंट एरिया में, मोस्टली 3 पार्ट बात बताए गए हैं। द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोविज़न वॉज कॉल्ड लैंडलॉर्ड और फेडरल लॉर्ड्स। अब जो व्यक्ति उस एक पर्टिकुलर, एक विशेष क्षेत्र का रेवेन्यू कलेक्ट करता था, भूमि कर है ना, कलेक्ट करता था पर्टिकुलर प्रोविजंस का, इज कॉल्ड लैंडलॉर्ड। उसे है लैंडलॉर्ड कहते थे या फेडरल लॉर्ड्स कहते हैं, सामंत भी कहते थे। द लैंडलॉर्ड एरिया गेव सम पोर्शन, है ना, द लैंडलॉर्ड क्या करता है? गेव सम पोर्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द किंग, कुछ भाग राजा को पहुंचाता था अपने लैंड रेवेन्यू का, बाकी अपने पास rखता था। हु मेंटेन द आर्मी, जो आर्मी को मेंटेन करता था, और आर्मी को मेंटेन करने के बाद अपनी आर्मी जो होती थी, जब भी राजा को ज़रूरत होती थी वो उस आर्मी को भेजता था युद्ध के लिए। तो इस तरीके से ये जो फेडरल सिस्टम था वो कंटिन्यूअसली हमारी कंट्री में चला आ रहा था। लेकिन ये जो फेडरल्स ने कुछ एडवांटेज ले लिए जब राजा किंग कमज़ोर हो जाता था या उसकी डेथ हो जाती थी, कुछ ऐसी अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न होती थी जिससे उन्होंने बगावत होकर के अलग हो जाते थे, क्योंकि उनके पास आर्मी होती थी। कई बार 1 से 2 लैंडलॉर्ड मिलकर के अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। अपने आप को स्वतंत्र जिनको घोषित कर देते थे, और ऐसे जो थे स्वतंत्र घोषित करने वाले में एक न्यू डायनेस्टीज को प्रोड्यूस होती थी। तो इस तरीके से देखो यहाँ फेडरल के बाद में डायनेस्टीज का प्रश्न आया। हमारा हम अब ध्यान देने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम यहाँ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर राज करने वाले लोग या ऐसे कौन से वंश थे जिन्होंने
भारत के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाए रखा, राज किया? कौन कौन से ऐसे वंश थे? तो देखिए यहाँ अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, गुर्जर जो गुजरात से रिलेटेड थे, प्रतिहारा, पाल डायनेस्टीज, चालुक्य डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी एंड चौहान। अगर हम यहाँ और देखें तो यहाँ सिसोदिया राजपूत और इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी और डायनेस्टीज़ वर्क करती थी। ये कुछ मेजर जो नॉर्थ इंडिया में जो डायनेस्टीज़ थी, जो वंश, डायनेस्टीज़ का मतलब जो वंश जिन्होंने राज किया, वर्षों तक इस देश के अलग अलग क्षेत्रों में राज किया, उनमें से देखो नॉर्थ इंडिया के बारे में हमने भी पढ़ा, जिसमें कौन कौन थे? गुर्जर डायनेस्टी, प्रतिहारा डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, सिसोदिया एक्सेट्रा। साउथ इंडिया के अंदर जो थे पल्लवा डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, कल्याणी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी, पंड्या एंड चोला। अब देखिए कई जो ऐसे वंश के बारे में, वैसे तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे किंगडम्स थे जहाँ पे अलग अलग राजाओं, अलग अलग वंशों के राजाओं का राज्य था। अब उसमें से देखिए हमने कुछ प्रमुख बात बताई, उसमें से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे राज थे। तो देखिए नॉर्थ इंडिया में वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, गुर्जर डायनेस्टी, प्रतिहारा डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, सिसोदिया डायनेस्टी। ये कुछ मेजर थे, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर डायनेस्टीज़ के बारे में बात करें। अब हम यहाँ साउथ इंडिया की बात करें तो देखो साउथ इंडिया में पल्लवा डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, कल्याणी, चालुक्य, इसके बाद में चेर डायनेस्टी, पंड्या डायनेस्टी और चोला डायनेस्टी। तो ध्यान दे वापस से, साउथ इंडिया के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टीज थी? पल्लवा डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, कल्याणी डायनेस्टी, चालुक्य, कल्याणी चालुक्य पूरा है ध्यान दें, चेर डायनेस्टी, पंड्या रूलर्स या पंड्या डायनेस्टीज और चोला डायनेस्टीज। इन सभी वंशों ने अपने अपने समय में प्रभुत्व जमाए रखा था अपने अपने क्षेत्रों के अंदर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, हमने आज के इस क्लास के अंदर हमने 3 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर डिस्कशन की, हमने समझने का प्रयत्न किया। राइट डाउन, इसको आप लिखेंगे और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। लिख करके आप होमवर्क का जो हमारा ग्रुप है उसमें मुझे दिखाएंगे। ये आपका होमवर्क है, राइट एंड प्रिपेयर। जय श्री स्वामीनारायण।